एडोल्फ हिटलर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और बदनाम लोगों में से एक हैं। नाजी जर्मनी के नेता के रूप में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय दोनों का आयोजन किया, जिन घटनाओं के कारण कम से कम 40 लाख लोगों की मौत हुई। आने वाले दशकों में वे अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और टीवी कार्यक्रमों का विषय बने। यह सूची उनके बारे में कुछ उल्लेखनीय और कुछ कम झांत तथ्य प्रस्तुत करती है। हेल शिक्ल ग्रुबेर। एडोल्फ हिटलर लगभग एडोल्फ शिक्ल ग्रुबेर था या एडोल्फ हिटलर। उनके पिता अलोइस का जन्म मारिया अन्ना शिक्ल ग्रुबेर से हुआ था और उन्हें उनका उपनाम दिया गया था। हालांकि जब वह लगभग 40 वर्ष के थे तब अलोइस ने अपने सौतेले पिता जोहान जॉर्ज हिटलर का अंतिम नाम अपनाने का फैसला किया, जो कुछ लोगों का अनुमान था कि वास्तव में उनके जैविक पिता थे। कानूनी दस्तावेजों पर हिटलर को नए अंतिम नाम के रूप में दिया गया था, हालांकि वर्तनी परिवर्तन का कारण अज्ञात है। क्लारा पॉल्जेल को अपनी तीसरी पत्नी के रूप में लेने से पहले अलोइस हिटलर ने 2 बार शादी की थी और उनके कई बच्चे थे। दंपति के 6 बच्चे थे, हालांकि केवल एडोल्फ और एक बहन वयस्कता तक पहुंचे। एडोल्फ का अपने पिता के साथ एक कठिन संबंध था, जिनकी 1903 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन वे अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और कथित तौर पर 1907 में स्तन कैंसर से उनकी मृत्यु से दुखी थे। प्रथम विश्व युद्ध सेवा। 1945 में जब हिटलर की आत्महत्या से मृत्यु हो गई तो उसने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेवा के लिए अर्जित आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी पदक पहना हुआ था। यह सम्मान हिटलर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसने संघर्ष के दौरान खुद को एक नायक के रूप में चित्रित किया था। हालांकि सोम्मे की पहली लड़ाई 1916 के दौरान वे घायल हो गए थे, हाल के शोध हिटलर के युद्ध के अनुभव के विवरण को चुनौती देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अग्रिम पंक्ति की कार्रवाई बहुत कम देखी और इसके बजाय अपेक्षाकृत सुरक्षित रेजिमेंट मुख्यालय में एक धावक थे। यह उनके इस दावे का विरोध करेगा कि वह शायद हर दिन खतरे में थे। इसके अलावा जबकि उन्होंने कहा कि 1918 में सरसों गैस के हमले के दौरान उन्हें अस्थायी रूप से अंधा कर दिया गया था, कथित चिकित्सा दस्तावेजों में कहा गया है कि वे हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस से पीड़ित थे। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तो वह ठीक हो रहे थे। विचित्र रूप से आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास के लिए उनका उद्धरण बहादुरी की एक विशिष्ट घटना का उल्लेख करने में विफल रहा, जिससे कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह हिटलर की सेवा की लंबाई और अधिकारियों के साथ उनकी सामान्य समानता का सम्मान करने के लिए दिया गया था, विशेष रूप से ह्यूगो गुटमैन, एक यहूदी लेफ्टिनेंट जिन्होंने हिटलर को पुरस्कार प्राप्त करने की सिफारिश की थी। में काम्फ प्रतिबंधित बेस्ट सेलर। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक माइन काम्फ। एडोल्फ हिटलर माइन काम्फ। एडोल्फ हिटलर के माइन काम्फ के 1943 के संस्करण का आवरण। माइन काम्फ, एडोल्फ हिटलर, खंड 1 और 2, संस्करण 855, 1943। 1924 में उच्च राजद्रोह के लिए जेल में रहते हुए हिटलर ने लिखना शुरू किया, जिसे बाद में दुनिया की सबसे खतरनाक पुस्तकों में से एक माना गया। माइन काम्फ, माई स्ट्रगल में, जो शुरू में 2 खंडों 1925-1927 में प्रकाशित हुआ था, हिटलर ने अपने जीवन का वर्णन किया और अपनी नस्लवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। उन्होंने वियना में रहते हुए एक कट्टर विरोधी यहूदी बनने का दावा किया। हालांकि शुरू में इसे केवल सीमित सफलता मिली थी, माइन काम्फ की लोकप्रियता हिटलर और नाजियों की तरह बढ़ी। राष्ट्रीय समाजवाद की एक बाइबल, इसे जर्मनी में पढ़ना आवश्यक था और 1939 तक 50 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी और अन्य देशों में इस काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जर्मन राज्य बवेरिया, जिसके पास कॉपीराइट था, ने प्रकाशन अधिकार देने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ विदेशी प्रकाशकों ने काम को छापना जारी रखा और 2016 में कॉपीराइट की अवधि समाप्त होने के बाद यह सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश कर गया। कुछ दिनों बाद 1945 के बाद पहली बार जर्मनी में एक भारी टिप्पणी वाला माइन काम्फ प्रकाशित किया गया। ये बेस्ट सेलर बन गई। आग से फौरन तक। फायरमैन फरवरी 1933 में बर्लिन, जर्मनी में जलती हुई रीचस्टैग इमारत को नियंत्रित करने का काम करता है। रीचस्टैग की आग फरवरी 1933 में बर्लिन में रीचस्टैग इमारत का जलना। राष्ट्रीय अभिलेखागार, वॉशिंगटन, डीसी।
ARC आइडेंटिफायर 535790। पैंतरेबाजी और साजिशों की एक श्रृंखला के बाद हिटलर को जनवरी 1933 में जर्मनी का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। हालांकि वह और भी अधिक शक्ति की आकांक्षा रखते थे और यह तब हासिल हुआ जब 27 फरवरी 1933 को जर्मनी की संसदीय इमारत में आग लग गई और वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि रीचस्टैग की आग में हिटलर की संलिप्तता अनिश्चित बनी हुई है। एक अकेले कम्युनिस्ट को बाद में अपराध का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने इस घटना का उपयोग अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए किया। अग्निकांड के अगले दिन उन्होंने सभी नागरिक स्वतंत्रताओं के निलंबन का निरीक्षण किया और अगले महीने के चुनाव में नाजियों और उनके सहयोगियों ने रीचस्टैग में बहुमत हासिल किया। 23 मार्च 1933 को रीचस्टैग ने सक्षम अधिनियम पारित किया, जिसने हिटलर की तानाशाही को मंजूरी दी। फिर अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु के कुछ ही समय बाद जर्मन लोगों ने हिटलर को पूर्ण अधिकार देने के लिए मतदान किया, जिसमें कुलाधिपति और राष्ट्रपति के कार्यालयों को मिलाकर फ्यूरर und रीचस्कैंसलर, नेता और कुलाधिपति का पद बनाया गया। कला समीक्षक लेफ्टिनेंट डेल्वी फोर्ड और सार्जेंट हैरी एल एटलिंगर रेम्ब्रांड द्वारा एक मूल स्वचित्र का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसे नाजी द्वारा चोरी कर लिया गया था और एक तहखाने में छिपा दिया गया था। 3 मई 1945 नाजी कला की चोरी। यूएस सैनिक रेम्ब्रांड द्वारा एक स्वचित्र का निरीक्षण कर रहे हैं जो नाजियों द्वारा चोरी किया गया था और एक तिजोरी में छिपा हुआ था। 1945 राष्ट्रीय अभिलेखागार, वॉशिंगटन डीसी। हालांकि एक कलाकार के रूप में हिटलर के असफल करियर के बारे में बहुत कुछ किया गया है। उन्हें वियना अकादमी ऑन फाइन आर्ट्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और वे अपने काम को बेचने की कोशिश में गरीबी में रहते थे। कला में उनकी रुचि फोहरर बनने के बाद ही बढ़ी। जबकि हिटलर शास्त्रीय यूनान और रोम के आदर्श कार्य का पक्षधर था, वह प्रभाववाद, क्यूबिज्म और दादा जैसे समकालीन आंदोलनों का अत्यधिक आलोचक था। 1930 के दशक में नाजियों ने जर्मन संग्रहालयों से ऐसी अपक्षयी कला को हटाना शुरू कर दिया। पॉल क्ली, पाब्लो पिकासो, विल्हेम लेहेम्ब्रुक और एमिल नोल्डे की आधुनिक कृतियों को बाद में 1937 की एक बहुआयामी प्रदर्शनी में दिखाया गया और बोल्शेविकों और यहूदियों के पतनशील कार्य के सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया। पूरे युद्ध के दौरान हिटलर ने अभूतपूर्व पैमाने पर कलाकृतियों की व्यवस्थित लूट का आदेश दिया। कथित तौर पर उनकी सबसे प्रतिष्ठित चोरी की वस्तु गेंट अल्टरपीस थी। यह और अन्य कार्यों का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के लिंज में एक नियोजित सुपर संग्रहालय को भरना था, जिसे फ्यूरर संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। टीटोटलर, शाकाहारी और ड्रग उपयोगकर्ता। एक मास्टर आर्यन जाति के निर्माण के प्रयास में नाजियों को स्वास्थ्य जागरूक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। इसलिए यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि हिटलर कथित तौर पर एक शराब पीने वाला, धूम्रपान न करने वाला और शाकाहारी था। हालांकि अफीम के उनके कथित उपयोग से उनकी स्वस्थ आदतें कम हो गई। हाल के शोध के अनुसार 1941 में उनके निजी चिकित्सक थियोडोर मोरेल ने उन्हें ऑक्सीकोडोन, मेथाम्फेटामाइन, मॉर्फिन और यहां तक कि कोकीन सहित विभिन्न दवाओं का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग कथित तौर पर पूरे नाजी पार्टी में प्रचलित था और सैनिकों को अक्सर युद्ध से पहले मेथ दिया जाता था। अपने जीवन के अंत के करीब हिटलर को हिलने का खतरा था और जबकि कुछ लोगों ने इसके लिए पार्किंसंस रोग को जिम्मेदार ठहराया है, दूसरों ने अनुमान लगाया है कि यह दवाओं से वापसी थी जिसे तब तक प्राप्त करना मुश्किल था। अरबपति। शाम की पोशाक में लगभग 1930 के दशक में जर्मन गणराज्य के एडोल्फ हिटलर चांसलर, जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945, 1921 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स नाजी पार्टी के नेता बने। शायद अपनी पहले की गरीबी से प्रेरित होकर हिटलर व्यक्तिगत रूप से भाग्य अर्जित करने के लिए दृढ़ था। उनका अधिकांश पैसा अनुमानित स्रोतों से आया सरकारी धन की हेराफेरी और निगमों से दान स्वीकार करना। हालांकि उन्होंने अधिक रचनात्मक योजनाएं भी शुरू की। कुलाधिपति बनने के बाद उन्होंने विशेष रूप से सरकार को नवविवाहितों को राजकीय विवाह उपहार के रूप में देने के लिए अपने माइन काम्फ की प्रतियां खरीदने का आदेश दिया, जिससे हिटलर को भारी रॉयल्टी मिली। इसके अलावा
उन्होंने आयकर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का उपयोग किया, जो कुछ लोगों का अनुमान था कि लगभग $5 बिलियन थी, एक व्यापक कला संग्रह को इकट्ठा करने, बढ़िया सामान खरीदने और विभिन्न संपत्तियों को हासिल करने के लिए। युद्ध के बाद उनकी संपत्ति बवेरिया को दे दी गई। नोबेल पुरस्कार घोटाला। 1939 में एक स्वीडिश विधायक ने हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। हालांकि उन्होंने इसे एक मजाक के रूप में चाहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह मनोरंजक लगा। इसके बजाय इसने हंगामा खड़ा कर दिया और नामांकन को तुरंत वापस ले लिया गया। ऐसा नहीं है कि हिटलर यह पुरस्कार चाहता था या स्वीकार करने में भी सक्षम होता। 1936 में हिटलर के मुखर आलोचक जर्मन पत्रकार कार्ल वॉन ऑस्ट्रिचकी को 1935 के शांति पुरस्कार का विजेता नामित किया गया था। इस भाव को नाजीवाद की निंदा और जर्मनी के अपमान के रूप में देखा गया। नतीजतन हिटलर ने सभी जर्मनों को नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से रोक दिया और एक विकल्प के रूप में कला और विज्ञान के लिए जर्मन राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया। बाद में तीसरे रहे के दौरान नोबेल जीतने वाले 3 जर्मनों को अपने पुरस्कारों को अस्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें डिप्लोमा और पदक प्राप्त हुए। मृत्यु और षड्यंत्र सिद्धांत। 30 अप्रैल 1945 को युद्ध हारने और सोवियत सैनिकों के आगे बढ़ने के साथ हिटलर ने बर्लिन में अपने भूमिगत बंकर में खुद को गोली मार ली। ईवा ब्रॉन, जिनसे उन्होंने हाल ही में शादी की थी, ने भी अपनी जान ले ली। हिटलर की इच्छा के अनुसार उनके शवों को जला दिया गया और फिर दफना दिया गया। कम से कम यह उनकी मृत्यु का व्यापक रूप से स्वीकृत संस्करण है। लगभग तुरंत षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो गए। कुछ हद तक सोवियत संघ को धन्यवाद। उन्होंने शुरू में दावा किया कि वे इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ थे कि हिटलर मर चुका था, और बाद में अफवाहें फैलाईं कि वह जीवित था और पश्चिम द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। जब अमेरिकी प्रेस द्वारा दबाया गया, हैरी ट्रूमैन, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने कहा कि उन्हें हिटलर के भाग्य का पता नहीं था। हालांकि बाद की रिपोर्टों के अनुसार सोवियत संघ ने उनके जले हुए अवशेष बरामद किए, जिनकी पहचान दंत अभिलेखों के माध्यम से की गई थी। शव को बाहर निकालने और दाह संस्कार करने से पहले गुप्त रूप से दफनाया गया था। 1970 में राख बिखरे हुए थे। हालांकि खोपड़ी का एक टुकड़ा जिसमें एक भी गोली का घाव था और 1946 तक नहीं मिला था, रखा गया था। हालांकि इस तरह की खबरें संदेह को दूर करने में विफल रहीं और वे केवल 2009 में बढ़ी, जब शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि खोपड़ी का टुकड़ा वास्तव में एक महिला का था।